नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट सरकार ने विधानसभा में पेश किया। यूपी का बजट 7,36,437 करोड़ 71 लाख का है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4% रह गई है। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु भी इस दौरान उन्होंने बातें कही। जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि अयोध्या बड़ा पर्यटन केंद्र बना है, प्रदेश में 2.4% बेरोजगारी दर रह चुका है, हम 2 लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। तो वही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। युवा, किसान, महिलाओं के लिए नीतियां सरकार लेकर आ रही है। संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्ग भेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को राम राज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है। पिता के वचन का मान रखने के लिए समस्त राजसी वैभव को निसंकोच त्याग कर वनवास के लिए प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना, ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। यदि कहा जाए कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं राम राज्य की अवधारणा से अनुप्रेरित है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी मान्यवर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण होने के से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया है। साथ ही हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं। ये तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां हैं। आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में प्रदेश पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था, आज देश के दूसरे स्थान पर है। आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है। हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है।
वही इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह और टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बजट पेश हो चुका है, प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट, जहां महिला, युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों पर खास तौर पर यह बजट केंद्रित, लेकिन धरातल पर कितना उतरेगा और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा बजट अब तक का इस विधानसभा में प्रस्तुत किया है, और इस बजट के पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इस बजट पे महिला और युवाओं को और किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा था कि इस बजट में खोखला होगा। और इस बार भी जो विपक्ष का मानना है कि बजट में कुछ बताने वाला नहीं। अभी मनोज पांडे कह रहे थे कि तमाम जो विधायक थे वो बजट जब प्रस्तुत हो रहा था तो सो रहे थे, यानी बजट को निराशापूर्ण बताया है। लेकिन इस बजट के माध्यम से अगर देखा जाए कि वो आगामी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर अर्थ जगत को मजबूत करने की बात करें, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये बजट भगवान राम को प्रस्तुत है। पहले बजट के पहले पेज की बात करें या फिर मध्य की बात करें या फिर अंत में बात करें, भगवान राम का को लेकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। तो निश्चित रूप से कण कण में राम है, तो उस बजट को भी राम के नाम से प्रस्तुत किया रहा है, क्योंकि भगवान राम लोक कल्याण के लिए कल्याण करते हैं, तो इस बजट भी लोक कल्याणकारी भी है। जिस तरीके से इसमें 27,000 करोड़ की जो परियोजनाएं नई इसमें शामिल की गई हैं, उसमें खासकर जो युवाओं के रोजगार को लेकर के बात कही गई है कि जो युवा है वो रोजगार के लिए कम से कम 5 करोड़ तक का जो ऋण है वो जो बैंक से मुफ्त ब्याज में यानी फ्री ब्याज में वो ले सकेगा और अपना रोजगार को आगे बढ़ा सकेगा, स्वावलंबी बन सकेगा, अपना खुद का उसका रोजगार होगा। तो कुल मिला के इस बजट के माध्यम से जो आने वाला समय है उसको देखते हुए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि ये कहा जाता है, सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन है, तो उसी दृष्टि से चाहे इस बजट को प्रस्तुत किया गया। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हैं, उनसे भी प्रतिक्रियाएं लेंगे कि इस बजट को किस तरीके से देखते हैं सर आप। देखिए अनूप, लगातार बजट जो है सरकार लाई है वो अमाउंट बहुत ज्यादा है, ये तो सही है कि 7,36 करोड़ का जो बजट आया है इससे बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अभी विपक्ष सवाल उठा रहे बेरोजगारी दर पे, सरकार एक तरफ करीब करोड़ों लोग रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर में हो और चाहे वो दूसरे लोन के हो या जो दूसरे योजनाएं चल रही हैं। तो सरकार रोजगार की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 2.4% जो बेरोजगारी की दर है ये बहुत गलत आंकड़े हैं और ये सही नहीं है। तो उनका कहना आंकड़े बहुत बड़ा चाक दिखाए गए हैं कि बेरोजगारी दर बहुत कम हो गई, जबकि हकीकत यह है कि बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो सरकार लेकिन मानने तैयार नहीं। सरकार ने जो आंकड़े बजट रखे, वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने सीधे कहा मेरी जो बेरोजगारी दर 2.4% है और करोड़ लोगों को इस साल रोजगार मिलेंगे। तो इसमें स्वरोजगार के ज्यादा साधन है अपेक्षा कर सरकारी नौकरियों की, क्योंकि सरकार भी दावे नहीं कर रही है कि सरकारी नौकरी वो दे रही है, वो भी सबको स्वरोजगार दे रही है और कोशिश करें लोग अपना काम करें और ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल नौकरी। लेकिन तमाम ऐसी चीजें भी, जैसे कानपुर IIT में जो है मेडिकल विंग खोलने की बात हुई है, तो IIT जब इंजीनियरिंग कॉलेज की तौर पर विकसित थी और उसको मेडिकल के तौर पर विकसित किया। तो तमाम ऐसी योजनाएं, गांव में स्टेडियम के बाद 127 स्टेडियम बन रहे हैं, तो गांव में बच्चों को खेलने के लिए जो सुविधाएं सरकार करें, युवा कल्याण लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियों महिलाओं को बेरोजगार स्वरोजगार मिल रहा है। तो ये स्थिति जो है दिखाती है कि जो आपने सुबह से कहा था कि ये महिलाओं और युवाओं के लिए संकल्पित बजट होगा, तो ये साबित हो गया कि महिलाओं और युवाओं के लिए संकल्पित बजट है और जरूर है। लेकिन विपक्ष की जो है अपना विरोध करना उसका काम कर रहा है। अब सरकार का दावा है कि जिन्होंने दावा किया है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कोई लागू करे, उतने लोगों को रोजगार दे। जो 12 करोड़ रुपए रोजगार की बात की जा रही, तो 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तभी विपक्ष। इन योगी 2 सरकार में करीब 6.5 लाख से सरकारी नौकरियां ज्यादा दी जा चुकी हैं। और जब कभी हम युवाओं की बात करते हैं, सरकार कहती है कि युवाओं के लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि अभी अब केंद्र सरकार का आपने बजट देखा था, उसमें भी युवाओं और को साधने की कोशिश की गई थी। इस बजट से आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बजट में आने वाले समय को कल को देखा गया है, भविष्य देखा गया है इस बजट में। हाँ, ये अनूप सही करे। देखिए क्या है कि युवाओं को सरकार अपना फोकस मान रही है। चाहे पीएम मोदी कई बार कह चुके सर्वाधिक युवा अगर विश्व में कहीं है तो वो इंडिया में है। तो जब लोकसभा चुनाव है तो उसको युवा
फोकस होगा, चाहे युवा लड़कियां हो चाहे युवा बच्चे हों। तो युवाओं पे फोकस बजट उनका है, और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी है तो उनको रोजगार देंगे तो युवा उनके उसमें फेथ में आएगा। लेकिन ये लोक लुभावन बजट की बात मानी जा रही है, लेकिन ऐसा हकीकत है जो पैसा दिया गया है या जो रोजगार के आंकड़े विभागीय बताए गए हैं, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा बात। G20 जब हुआ था तो कहा गया था 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सरकार ने इसमें कहा है कि हम 99 लाख लोगों को रोजगार देंगी। तो ये बात सही है कि G20 के प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो साल भर में 99 लाख लोगों को अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो इससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित को युवाओं को रोजगार मिलने हैं, और साथ ही में जो लोग गृह उद्योग चलाते हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि अगर जो है G20 की योजनाएं लागू होंगी तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन इतना जरूर का फायदा युवाओं को मिलेगा, और बजट युवा और महिला फोकस है और किसान को फोकस है। तो इस पर जो सरकार ने जो पहले वादा किया था, और जब देखिए भूपेंद्र सिंह ने कहा भी था बात कि हमारा बजट युवाओं से संबंधित होगा, महिलाओं से संबंधित होगा, तो वो सही खरा उतरा और बजट उसी पॉइंटों पे आया भी है। जी अनूप। अच्छा, दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बजट का विभाजन होगा, खासकर महिलाओं की बात करें या फिर रोजगार को लेकर के बात करें, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश के विकास को गति को बढ़ाता है, उस पर किस तरीके से बजट में समाहित किया गया है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या के आपने देखा है, भी खुद आप कवरेज अयोध्या आपने की है कि किस तरह सरकार अगर चाहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जल्दी विकसित हो सकता है और कितना स्तरीय हो सकता है। क्यों अयोध्या की सड़कें देखिए, अयोध्या में जिस तरह विकास हुआ, सरकार जो है उसका मॉडल बना रही है। तो अगर इसी तरह वो काम करे प्रदेश में दूसरे शहरों में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और विकास समय से हो सकता है। लेकिन सरकार को मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी और एजेंसियों पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो बजट उसका होता है, मान लिया 400 करोड़ जिस विभाग बजट उसने रखा, अगर विभाग खर्चा नहीं कर पा रहा है तो अगले बार 600 करोड़ 200 करोड़ देने पड़ते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। तो सरकार को लगाम लगानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का समयबद्ध काम होगा अगर, और बजट खर्चा हो जाएगा तो ये काम होगा और प्रदेश में खुशहाली और विकास दिखाई देगा। लेकिन विपक्ष की बात को भी नहीं काटा जा सकता है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि जो पिछला जो बजट है वो खर्च नहीं हो पाता है। क्या विभाग उस बजट को सदुपयोग नहीं कर पाते हैं जो कि वापस चला जाता है? इस बार भारी भरकम बजट तो पेश हुआ है, लेकिन अगर ये योजनाएं, ये पैसा अगर धरातल पर उतर जाए तो क्या लगता है कि सरकार को, विपक्ष को मौका मिलेगा? देखिए अभी आपने देखा था कि सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी, और शिवपाल सिंह ने, और जो है कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा ने भी, ये तीनों लोगों ने कहा कि 40% के आसपास बजट है जो है पिछले बजट में खर्चा नहीं किया गया, ये पैसा वापस किया जा रहा है। तो ये समझिए 40% अगर पिछले साल खर्चा नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब जो बजट में घोषणा 60% ही काम हुआ है। तो 40% जो काम नहीं हुआ, सरकार को उन पर लगाम लगानी पड़ेगी और समयबद्ध सबको करना पड़ेगा, काम करें। सबसे ज्यादा देखिए सड़कों की हालत से, क्योंकि सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही थी, लेकिन विपक्ष आज भी मजाक उड़ाता है कि गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई हैं। कारण क्या, पीडब्ल्यूडी जो है उतना पैसा खर्चा नहीं कर पा रहा है जितना उसको दिया गया, वो सड़कों का समयबद्ध निर्माण नहीं करा पा रहा है। तो ये सही आपकी बात है कि बजट का अगर विपक्ष लगा रहा है, उसके आंकड़े उसके पास, ऐसे विपक्ष नेता है भाई, नेता विरोधी दल ने कहा यह बात, अगर अखिलेश यादव ने कही है तो पूरी उन्हें जिम्मेदारी से कही कि 40% बजट नहीं खर्चा कर पाई सरकार। तो ये जरूर है कि सरकार को पिछला बजट अगर खर्चा नहीं हुआ तो उस पर भी लगाम, अभी 2 महीने उसके पास हैं, और अगला बजट जो आएगा अप्रैल से आएगा तो अप्रैल से लागू हो। तो सरकार को कहना पड़ेगा पैसा खर्चा हो ताकि लोगों को फायदा मिले, तभी फायदा मिलेगा जब खर्चा होगा पैसा। एक चीज मैंने देखा इस बजट में, क्योंकि सरकार ने 2022 में जिस तरीके से वायदे किए थे, 130 वायदे थे, जिसमें बहुत सारे वायदे थे वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। खासकर किसानों को बिजली फ्री देने की बात 2022 में वायदे जनता से किया था। जो मेधावी छात्राएं उनको स्कूटी देने की बात कही थी। जो 60 साल के ऊपर वृद्ध महिलाएं उनको फ्री यात्रा करने की बात कही थी। क्या ये सब बजट में कुछ मुझे नहीं लगता दिख रहा है? किस तरीके से देखते हो? ये सही करें, बजट में चीजें नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए महिलाओं को राजस्थान में यात्रा फ्री मिल रही है, जो 60 साल के कम उम्र की उनको बसों में छूट भी किराया मिलती महिलाओं को। लेकिन यूपी में सारा प्रपोजल तैयार किया गया लेकिन बजट में नहीं आ पाया। कारण उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं को सुविधा मिलेगी, बुजुर्ग महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, नई लड़कियों को युवाओं को तो मिल रहा है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सिर्फ जो वृद्धा पेंशन मिल रही हो तो उनको जो है बसों में अगर फ्री करने सुविधा मिल जाती तो बेहतर था। इसके लिए बातें भी की गई थी, मुख्य सीएम ने कहा भी था, सारा प्रपोजल परिवहन निगम ने बनाया और सरकार को भेजा गया और उसका रिम्बर्स भोग जो हुआ प्रतिपूर्ति की जाएगी, ये तो बात भी हुई थी, लेकिन नहीं आया। बच्चियों को स्कूटी देने की बात थी और मोबाइल की, अब मोबाइल फोन ही केवल बट रहे हैं लेकिन स्कूटी नहीं मिल पा रही है। तो बजट में कई ऐसी घोषणाएं हैं जो सरकार की अपनी घोषणाएं थी, जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की, वो घोषणाएं लागू नहीं हो पाई हैं। वो सवाल जरूर विपक्ष सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है और ये जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की कि अगर उसने घोषणा पत्र लागू कहा है, लागू है तो लागू करना चाहिए। अब देखिए, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अब सरकार कई अनुपूरक बजट लाए, उनके लिए अलग से ले आए, वो बात को मजबूती देगा, नौजवानों को
विपक्ष बुरी तरह से डिरेल्ड है। उनको पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, युवा कल्याण में नंबर 1 पर बढ़ रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हमने गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश राज्य आज बदलता हुआ प्रदेश है और नंबर 1 पर आने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक, थैंक यू। बिल्कुल है भी नहीं। आज जब बजट आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री पढ़ रहे थे तो सत्ता पक्ष के ही विधायक बहुत उदास थे, निराश थे, कई तो सो गए थे। और ये ठीक बजट वैसे है जैसे ही भारत सरकार का केंद्र का बजट आया है, जिससे देश की जनता को निराशा हुई है, वैसे ही इस बजट के लिए बजट बड़ा होना अलग बात है, लेकिन जमीन पर क्या है, किसान के लिए क्या दे दिया अलग से, क्या आय दोगुनी हो गई उसकी। नौजवानों की नौकरी की बात जो की गई है वो कौशल विकास की गई है, सर्विस प्रोवाइडर की गई है, ना कि कोई स्थायी नौकरी की बात की गई है। आज भी मैं दावे से कहता हूं कि प्रत्येक परिवार में 2 बेरोजगार नौजवान बैठा है, उसके लिए सरकार ने कोई चिंता नहीं की। मजदूरों के हाथ में काम नहीं है, तो मैं समझता हूं कि तो हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट पेश हुआ है, लेकिन क्या व्यापारियों की उम्मीद पर ये बजट खरा उतरा है? देखिए, देखा जाए तो व्यापारियों को सीधा इस बजट में कुछ नहीं मिला है, क्योंकि व्यापारियों के लिए जो हम लोग सोच रहे थे कि ई कॉमर्स की पॉलिसी या रिटेल ट्रेड पॉलिसी या व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा आएगा, तो ऐसा कुछ इस बजट में नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ व्यापारियों को लाभ होगा। जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस आपस में कनेक्ट करने की बात कही गई है, और लखनऊ में जो एलो सिटी बनने की बात कही गई है, तो इससे निश्चित रूप से व्यापारियों को ही लाभ होगा, क्योंकि व्यापार इससे बढ़ेगा। और जो स्टार्टअप के लिए जो किया है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही है, इससे व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और प्रदेश में जितना पर्यटन बढ़ेगा उससे भी लाभ होगा। लेकिन डायरेक्ट वे में जो है व्यापारियों को सीधा कुछ नहीं दिया गया इस बजट में। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कि जिस तरीके से सरकार लगातार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, तीर्थाटन को बढ़ावा दे रही है, क्या इससे जो व्यापारी मंडल है वो खुश है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पर्यटन स्थल का विकास होगा तो पर्यटक पहुंचेंगे और ऐसे में व्यापार भी फलेगा फूलेगा। निश्चित रूप से प्रदेश का पर्यटक बढ़ेगा तो उसका विकास भी बढ़ेगा और होगा, क्योंकि उससे होटल के क्षेत्र को और ट्रेवलिंग के क्षेत्र को और जो भी लोग आएंगे कहीं ना कहीं कुछ खर्च भी करेंगे, तो उससे प्रदेश का व्यापार बढ़ेगा। और क्योंकि अयोध्या जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बनेगी, जो लोगों की आएंगे तो पूरे नेशनल लेवल के लोग आएंगे। और जिस तरीके से एयरपोर्ट को वहां से भी बढ़ाने की बात कही है और जो कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है, तो उससे सुगम यातायात होगा। जब यातायात सुगम होता तो व्यापारियों को उसका लाभ होता। जितने ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो उनकी क्रय क्षमता के अनुसार प्रदेश के व्यापारियों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं बराबर कहता हूँ कि हम लोगों को व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की हम लोगों को आवश्यकता थी, वो शायद इस बजट में नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बजट जो है चौमुखी विकास वाला बजट है, संतुलित बजट है और पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बिल्कुल। संजय गुप्ता जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रदेश के एक नागरिक भी आप है, और ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता है, ये आरोप लगाता है कि बजट पेश किया जाता है लेकिन धरातल पर नहीं दिखता है। सरकार दावा करती है कि जंगल राज का सफाया किया गया। कहीं न कहीं ये ब्यूरोक्रेसी वजह कई बार बजट जो है आता है किसी मद में, जो बजट पूरा खर्चा नहीं होता, तो सरकार की योजनाएं पूरी तरीके से लागू करने में ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा और मेहनत करनी होगी, ताकि जो भी सरकार की सोच है वो धरातल पर आए। क्योंकि यदि बजट आपने बनाई या कोई भी योजना बनाई और वो धरातल पर नहीं आई तो उसका फिर लाभ नहीं मिलता। धरातल पर आने वाली योजनाएं बननी चाहिए और उसका जो योजनाएं बनती है उसको धरातल पर क्रियान्वयन होना चाहिए। यहाँ पर एक और प्रश्न करना चाहूंगी। सरकार का दावा है कि जो बेरोजगारी है उसको घटाया गया है और खास तौर पर जंगल राज का सफाया किया गया है। क्या पहले के उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश की तस्वीरों में अंतर देखने को मिलता है? सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारी होने के नाते हम लोग लगातार ये महसूस करें जो संगठित अपराध थे वो प्रदेश में संगठित अपराध कम हुए, संगठित अपराधों की संख्या में कमी आई है। लेकिन जो और दूसरा आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या था? जंगल राज का सफाया करने की बात सरकार कहती है। जंगल राज सफाया हो गया, संगठित अपराध नहीं है, संगठित अपराध नहीं, कोई माफिया स्थिति नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार एक तरफ जहां बजट पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सत्ता पक्ष का यह दावा है कि बेरोजगारी दर कम किया गया है, गरीबी रेखा से ऊपर 6 करोड़ लोगों को अब तक उभारा गया है और ऐसे में इस बार के बजट में भी महिला, किसान, युवाओं और बेरोजगारों पर खास तौर पर सरकार का फोकस है। तो वही लगातार हमारे सहयोगी अनूप कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन अभी हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष से भी बातचीत की, उनका कहना है कि जो वादे सरकार करती है वो धरातल पर जरूर दिखते हैं, पहले के मुकाबले में तस्वीर जरूर बदली है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न करना चाहूंगी, सरकार का दावा है कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है, क्या धरातल पर भी स्थिति देखने को मिलती है? देखिए, सरकार से जब भी इस बात पे जिक्र होता है तो सरकार वो आंकड़े पेश करती है, हालांकि धरातल पर किस तरीके से देखती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का कहना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा मिला है, जो राशन जो फ्री मुफ्त दिया जा रहा है लोगों को, यानी कहीं ना कहीं जो एक समस्या बहुत बड़ी बनी थी बेरोजगारी की, वो कहीं ना कहीं दूर हुई। जब खाने की स्थिति व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति फैलती है और सरकार इसी चीज को देखती, मुझे लगता है यही कारण है कि जो 2012 से पिछले बेरोजगारी की दर की बात कर रही है। हालांकि बेरोजगारी का जो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है और इतनी जल्दी उसको उस रैकेट को तोड़ पाना, उस जो एक समूह इकट्ठा हो गया, अभी आपने देखा कोरोना काल का समय रहा, किस तरीके से सरकार ने कोशिश की, लेकिन तमाम लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना काल में, उनको समाहित करना, भले ही प्राइवेट नौकरी की बात हो, लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। अभी सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, तभी मुझे लगता इस तरीके से काम होगा। एक चर्चा और करना चाहेंगे हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। तो एक तरफ जहां सरकार लगातार दावा कर रही है कि इस बार के बजट में जनता के लिए कई सारी चीजें हैं, खासतौर पर 24 करोड़ की योजनाएं जो है वो नई लाई गई हैं और ये बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस्ड है। हालांकि विपक्ष किस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।